देता है। सोशल मीडिया पर यह बार बार पूछा जाता है, जब बाबा साहेब इतने बड़े वकील थे तो भगत सिंह का केस क्यों नहीं लड़े। ये सवाल गुस्से में भी पूछा जाता है और नफरत में भी। कई लोग इसे अंबेडकर के खिलाफ प्रचार का हथियार बना चुके हैं, लेकिन सच्चाई जानने के लिए हमें उस दौर में झांकना होगा जहां जाति, भूख, बेइज्जती और अपमान इंसान के वजूद को खा रहा था। डॉक्टर अंबेडकर ने जो लड़ाई लड़ी वो सिर्फ एक केस नहीं था, वो 3000 वर्षों की गुलामी के खिलाफ बगावत थी। और भगत सिंह ने जो बलिदान दिया वो 200 वर्षों की ब्रिटिश हुकूमत को हिलाने का प्रयास था। दोनों की लड़ाइयां अलग थीं, लेकिन लक्ष्य एक था, आजाद भारत। बाबा साहेब ने कलम से क्रांति की, भगत सिंह ने बम से। दोनों के रास्ते अलग थे, लेकिन आत्मा एक ही थी, इंसानियत, बराबरी और न्याय। अब आइए समझते हैं क्यों डॉक्टर अंबेडकर भगत सिंह का केस नहीं लड़ सके और क्यों ये आरोप सिर्फ अधूरी जानकारी पर आधारित है। भगत सिंह उस नौजवान का नाम जिसने हौसते हौसते फांसी का फंदा चूम लिया, और डॉक्टर अंबेडकर वो शख्स जिसने पूरी जाति व्यवस्था को ललकार दिया। मगर लोग आज भी पूछते हैं, जब बाबा साहब इतने बड़े वकील थे तो भगत सिंह का केस क्यों नहीं लड़े। ये सवाल सिर्फ सवाल नहीं है, ये आज की पीढ़ी की उस बेचैनी को दिखाता है जो अपने नायकों से जुड़ी हर गुत्थी सुलझाना चाहती है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि अंबेडकर उस समय कहां थे? क्या आप जानते हैं कि उन्हें वकालत में इतनी छूट भी नहीं दी गई थी कि वो बार रूम में जाकर बैठ सकें? एक अछूत वकील जिसे अपने ही देश की अदालत में कुर्सी तक नसीब नहीं थी, उससे आप ये उम्मीद करते हैं कि वो लाहौर जाकर एक ऐसे क्रांतिकारी का केस लड़ते जिसे ब्रिटिश राज पहले ही फांसी देने का मन बना चुका था। ये विडंबना नहीं, हमारी ऐतिहासिक अनभिज्ञता है। भगत सिंह का केस उस समय आसिफ अली जैसे जाने माने वकील देख रहे थे। क्या डॉक्टर अंबेडकर जाकर उनसे केस छीने लेते? क्या मुंबई से लाहौर जाना आर्थिक तंगी और जातिगत अपमान झेलते हुए उनके लिए संभव था? और क्या आज हम उन ब्राह्मण वकीलों से भी सवाल करते हैं जो अंग्रेजों का पक्ष ले रहे थे? नहीं, क्योंकि सवाल सिर्फ डॉक्टर अंबेडकर से पूछे जाते हैं, क्योंकि वो उस जाति से थे जिसे ये समाज आज भी पूरी तरह स्वीकार नहीं कर पाया है। इसलिए नहीं लड़े क्योंकि वो अकेले 2 लड़ाइयां एक साथ नहीं लड़ सकते थे। जिस दौर में भगत सिंह को फांसी दी गई, उसी दौर में बाबा साहब अंबेडकर एक ऐसी दुनिया से जूझ रहे थे जहां उन्हें इंसान मानने से भी इनकार किया जाता था। लोग पूछते हैं कि उन्होंने केस क्यों नहीं लड़ा, लेकिन कोई ये नहीं पूछता कि क्या उन्हें उस दौर में वकालत करने दिया भी गया था। लाहौर की अदालत जहां भगत सिंह का केस चल रहा था, वहां एक अछूत वकील की क्या हैसियत थी। डॉक्टर अंबेडकर को तो बॉम्बे हाईकोर्ट के बाहर बैठने तक नहीं दिया जाता था, ना होटल में रुकने की इजाजत थी, ना धर्मशालाओं में सोने की। उस समय समाज इतना सड़ा हुआ था कि उन्हें अपने खुद के केस नहीं मिलते थे, इसीलिए उन्हें नौकरी करनी पड़ी। ऐसे में कोई कैसे सोच सकता है कि वह भगत सिंह जैसे हाई प्रोफाइल केस में आगे आते? और फिर क्या किसी ने उन तमाम ऊंची जाति के नामी गिरामी वकीलों से सवाल किया जो उस दौर में सत्ता के करीब थे? नहीं, क्योंकि सवाल हमेशा उस पर ही उठता है जो सबसे ज्यादा लड़ता है, सबसे ज्यादा सहता है, और फिर भी सबसे ज्यादा उंगली उठाई जाती है। अंबेडकर का युद्ध सिर्फ अदालतों में नहीं था, वो हर उस गली में लड़ रहे थे जहां एक दलित बच्चा स्कूल के बाहर खड़ा होकर पढ़ता था। उन्होंने भगत सिंह को नहीं छोड़ा, वो तो उस समय खुद भी इस देश की सामाजिक फांसी पर लटके हुए थे। सवाल उठाना आसान है, पर सच्चाई को देखना तकलीफदेह होता है। भगत सिंह को फांसी पर लटकते देखकर पूरा हिंदुस्तान कांप उठा था, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि डॉक्टर अंबेडकर उस वक्त क्या महसूस कर रहे होंगे? एक तरफ वो एक इंसान को जिंदा जलते देख रहे थे और दूसरी तरफ खुद रोज समाज में जिंदा जल रहे थे। क्या एक ऐसा आदमी जिसे समाज ने इंसान मानने से मना कर दिया था, वो उस समय की न्याय प्रणाली से उम्मीद कर सकता था? बाबा साहब खुद एक क्रांतिकारी थे, लेकिन उनके हाथ में बम नहीं था, कलम थी। उनकी लड़ाई जेल से नहीं थी, समाज से थी। उन्होंने भगत सिंह के विचारों को पढ़ा, सराहा और समर्थन किया।
भगत सिंह भी अछूतों के लिए पृथक प्रतिनिधित्व का समर्थन करते थे। उन्होंने साफ लिखा था, अछूत ही इस देश की असली क्रांतिकारी शक्ति हैं। ये दोनों महापुरुष विचारों से जुड़े हुए थे, लेकिन उनके संघर्ष के मोर्चे अलग थे। भगत सिंह ने सत्ता को सीधा ललकारा, अंबेडकर ने व्यवस्था की जड़ों को उखाड़ना शुरू किया। आज जो लोग सवाल करते हैं वो ये क्यों नहीं पूछते कि जब अंग्रेजों की तरफ से केस लड़ने वाले ब्राह्मण वकील थे, तब किसी ऊंची जात के नेता ने भगत सिंह को बचाने की कोशिश क्यों नहीं की? क्योंकि उस वक्त सिर्फ चुप्पी थी, और चुप्पी भी एक साजिश होती है। डॉक्टर अंबेडकर उस दौर में लाहौर नहीं पहुंच पाए क्योंकि मुंबई में वो उस जातिवाद से लड़ रहे थे जो हर भगत सिंह को रोज फांसी पर चढ़ाता है, बिना रस्सी के, बिना अदालत के। इसीलिए दोष मत दो, समझो कि अंबेडकर लड़ रहे थे, लेकिन वो लड़ाई नारेबाजी की नहीं, मुक्ति की थी। जब भगत सिंह को मौत की सजा मिली, उस वक्त देश के हर कोने में हलचल थी, लेकिन अंबेडकर की दुनिया बिल्कुल अलग आग में जल रही थी। भगत सिंह अंग्रेजों के कानून के खिलाफ लड़े और अंबेडकर उस कानून को इंसानियत के लायक बनाने की लड़ाई लड़ रहे थे। भगत सिंह की फांसी एक दिन में दी गई, लेकिन अंबेडकर हर दिन फांसी पर चढ़ते थे। कभी मंदिर के दरवाजे पर रोके जाते, कभी होटल में पानी मांगने पर धिक्कारे जाते, कभी स्कूल के गेट के बाहर जमीन पर बैठकर पढ़ने को मजबूर किए जाते। लोग कहते हैं कि वह एक वकील थे तो केस क्यों नहीं लड़े, लेकिन कोई ये नहीं पूछता कि क्या उस दौर का भारत एक अछूत वकील को भगत सिंह जैसे क्रांतिकारी के केस में खड़ा देख सकता था। लाहौर की अदालतों में जिन ब्राह्मण वकीलों को बैठने की खुली छूट थी, वहीं अंबेडकर को बॉम्बे कोर्ट में बार में बैठने तक से रोका जाता था। और इस सबके बीच वो संविधान का सपना पाल रहे थे, जहां किसी को उसकी जाति के कारण पीछे न किया जाए। क्या किसी ने पूछा कि उस दौर के नामी वकील कहां थे? क्यों कोई और भगत सिंह को नहीं बचा पाया? सवाल तो सबके लिए एक होना चाहिए, पर हमला सिर्फ उस पर होता है जो सबसे ज्यादा ऊंचा उठता है। अंबेडकर उस वक्त लाहौर में नहीं थे, लेकिन उनकी सोच भगत सिंह की सोच के साथ खड़ी थी। उन्होंने जिस जाति व्यवस्था को तोड़ने की ठानी, वही असली फांसी थी जो करोड़ों लोगों की गर्दनों में हर दिन कसती है। अंबेडकर नारे लगाने नहीं, न्याय देने आए थे। भगत सिंह को फांसी की सजा सुनाई जा चुकी थी और देश रो रहा था, लेकिन डॉक्टर अंबेडकर उन आंसुओं से कहीं गहरी आग में झुलस रहे थे। वो जानते थे कि भगत सिंह की लड़ाई सत्ता से थी, लेकिन उनकी खुद की लड़ाई उस समाज से थी जो एक इंसान को इंसान तक नहीं समझता था। भगत सिंह का नाम इतिहास में दर्ज हुआ, लेकिन डॉक्टर अंबेडकर की पीड़ा समाज ने नजरअंदाज कर दी। लोग कहते हैं कि बाबा साहेब ने केस क्यों नहीं लड़ा, लेकिन कोई ये नहीं पूछता कि उस समय अंबेडकर खुद न्याय के लिए भटक रहे थे। खुद को वकील साबित करने के लिए एक भी केस नहीं मिल रहा था। कोई पूछे कि जिस देश में अछूत को होटल में रुकने नहीं दिया जाता, क्या वह अदालत में क्रांतिकारी का केस लड़ सकता था? यह केवल एक केस नहीं था, यह एक सोच थी जो ये तय कर चुकी थी कि कौन क्या कर सकता है। भगत सिंह ने अपने लेखों में अंबेडकर के आंदोलन को समझा, समर्थन किया और यहां तक लिखा कि अछूतों को अपने अधिकारों के लिए खुद लड़ना होगा। यह जुड़ाव सिर्फ वैचारिक नहीं था, यह उस आग का हिस्सा था जो दोनों के सीने में जल रही थी। लेकिन विडंबना देखिए, एक को शहीद का दर्जा मिला, दूसरे को आज भी शक की निगाहों से देखा जाता है, जबकि दोनों ही भारत को असली आजादी देना चाहते थे। एक ने जान दी, दूसरे ने जीवन भर समाज से लड़ा। जब हम ये सवाल करते हैं कि अंबेडकर ने क्या किया, तो हमें जवाब भी उसी आग से ढूंढना चाहिए जिसमें उन्होंने खुद को जलाया था, ताकि हम इंसान कहलाने के लायक बन सकें। जब भगत सिंह फांसी के फंदे पर लटकाए गए, उस दिन भारत की आत्मा कांप गई थी। लेकिन क्या आपको पता है कि उसी दौर में डॉक्टर अंबेडकर को भी एक ऐसी अदृश्य फांसी पर लटकाया जा रहा था जो न रस्सी से थी, न अदालत से, बल्कि जातिवाद से बनी थी। अंबेडकर न तो क्रांतिकारी अखबारों के हीरो थे, न उन्हें कोई मंच मिला, लेकिन उनके शब्द, उनके विचार हर उस दीवार पर हथौड़ा मार रहे थे जिसे समाज ने हजारों सालों से खड़ा किया था। सवाल यह नहीं है कि उन्होंने भगत सिंह का केस क्यों नहीं लड़ा, सवाल यह है कि जिस देश में एक अछूत को चाय की दुकान पर चाय पीने नहीं दी जाती थी, क्या वहां वो एक क्रांतिकारी के लिए न्याय की लड़ाई लड़ सकते थे? भगत सिंह ने खुद लिखा था, जो लोग अछूतों को इंसान नहीं मानते, वो क्या हक रखते हैं स्वतंत्रता की बात करने का?
ये सिर्फ एक विचार नहीं था, ये दो जलते हुए मशालों का एक रास्ता था। फर्क बस इतना था कि एक मशाल ने जलकर इतिहास लिखा और दूसरी मशाल ने खुद को जलाकर समाज बदला। अंबेडकर ने उस वक्त संविधान की कल्पना की जब उन्हें खुद इंसानी अधिकार नहीं मिले थे। ऐसे में जो लोग आज सवाल करते हैं वो इतिहास के उस अंधेरे को नहीं देखना चाहते जिसमें अंबेडकर को धकेला गया था। भगत सिंह की शहादत एक दिन में हो गई। अंबेडकर की शहादत रोज होती रही जब उन्हें इंसान मानने से इनकार किया जाता रहा। इसीलिए जब भी कोई पूछे कि उन्होंने क्या किया तो कहिए उन्होंने वो किया जो इतिहास की किताबें नहीं, इंसानों की तकदीरें बदलती हैं। जब इतिहास की धूल हटती है तब असली रत्न चमकते हैं। भगत सिंह ने हमें सिखाया कि सत्ता से डरना नहीं है और डॉक्टर अंबेडकर ने हमें सिखाया कि समाज से हारना नहीं है। एक ने बम फेंककर आवाज उठाई, दूसरे ने कलम उठाकर क्रांति की। आज जब हम आजादी की बात करते हैं तो क्या वो सिर्फ अंग्रेजों से थी? नहीं, असली आजादी तो तब मिलती है जब हर इंसान को बराबरी मिले, जब कोई अछूत न कहलाए, जब हर बच्चे को शिक्षा, सम्मान और सपना देखने का अधिकार मिले। भगत सिंह का बलिदान हमें जोश देता है और अंबेडकर का जीवन हमें दिशा। ये दोनों भारत के दो पहरेदार थे। एक ने सत्ता को चुनौती दी, दूसरे ने सामाजिक व्यवस्था को। अगर भगत सिंह जिंदा रहते तो शायद अंबेडकर के साथ संविधान निर्माण में कंधे से कंधा मिलाकर खड़े होते। दोनों के विचारों में समानता थी, इंसानियत, बराबरी और न्याय। आज जब हम एक बेहतर भारत की बात करते हैं तो हमें सिर्फ नारे नहीं, विचार चाहिए, वही विचार जो इन दोनों महापुरुषों ने दिए। अंबेडकर ने कहा था एजुकेट, एजिटेट, ऑर्गेनाइज, और भगत सिंह ने कहा था रेवोल्यूशन इज एन इनएलिएनेबल राइट ऑफ मैनकाइंड। तो सोचिए, अगर ये दोनों हमारे रोल मॉडल बने तो समाज में नफरत की कोई जगह ही न बचे। इसीलिए अब वक्त है सवाल उठाने का नहीं, समझने का। अंबेडकर और भगत सिंह को एक दूसरे के खिलाफ नहीं, एक साथ समझिए, तभी हम उस भारत को बना सकेंगे जिसका सपना उन्होंने देखा था। एक ऐसा भारत जो न जाति देखे, न धर्म, बस इंसानियत और बराबरी पर खड़ा हो। अगर आपको लगता है कि भगत सिंह और डॉक्टर अंबेडकर सिर्फ इतिहास के पन्नों में नहीं बल्कि हमारे अंदर जिंदा रह सकते हैं तो इस संदेश को आगे बढ़ाइए, इस वीडियो को शेयर कीजिए ताकि नफरत के सवालों की जगह समझ और एकता के जवाब फैल सकें। अगर आप चाहते हैं कि भारत सच में बदल जाए तो ऐसे विचारों का साथ दीजिए जो हमें जोड़ते हैं, तोड़ते नहीं। चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में लिखें, मैं इंसानियत और बराबरी के साथ हूं। जय भीम, जय भारत, इंकलाब जिंदाबाद।